साल 1947 में मेवाड़ ने अलवर के राजा जय सिंह को अपनी ताकत के बलबूते पर देश से बेदखल करवा दिया। अलवर और भरतपुर ये दोनों रियासतें 1947 यानी भागाभागी में मेवाड़ लोगों से खाली हो गई। भरतपुर के राजा विजेंद्र खुद मेवाड़ से डरा हुआ था। हिंदुस्तान को आजाद हुए चंद दिन हुए थे कि मेवाड़ को अरावली पहाड़ की घाटियों में घेर कर 4000 मेवाड़ को जान से क्यों मारा गया। मेवाड़ को पाकिस्तान भेजने का जो प्लान था, मेवाड़ चौधरियों ने उस प्लान को ही फेल कर दिया। आधे मेवाड़ पाकिस्तान चले गए और आधे मेवाड़ हिंदुस्तान में। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था। मेवाड़ लोगों को पाकिस्तान ले जाना न ले जाना ये भी मेवाड़ चौधरियों के हाथ में था। मैं आपको इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में जो भी कुछ बताऊंगा, कुछ भी अपनी तरफ से या यूं ही हवा में नहीं बताऊंगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खुद ये चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था। बने रहिए मेरे साथ। चलिए, हिंदुस्तान जब आजादी के सफर पर चल रहा था तो उस वक्त मेवाड़ एक अजीब दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ देश का बंटवारा और दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान लोगों के बीच गहरा टकराव। ये दोनों तूफान मेवाड़ में एक साथ आ गिरे। इन दोनों परेशानियों से मेवाड़ को बचाने के लिए मेवाड़ के पढ़े लिखे लोग और जाने माने चेहरे थे, जिसमें मोहम्मद यासीन और अब्दुल हई खान बहादुर, सरदार मोहम्मद खान, डॉक्टर कंवर मोहम्मद अशरफ, सैयद मुतलबी फरीदाबादी, चौधरी कंवर खान, मौलवी इब्राहिम, मौलाना सुलेमान बाजोटवी, सफात खान जो पहाड़ पाल से ताल्लुक रखते थे। इनमें सबसे हाईलाइट चेहरा जो था वो था मोहम्मद यासीन मेवाड़। यासीन मेवाड़ की सत्ता में अच्छी पकड़ थी। इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हो कि जब अलवर रियासत का शासक जो था, जिसका नाम जय सिंह था, जब वो 10 दिसंबर 1903 को अलवर की राजगद्दी पर बैठा, महाराजा जय सिंह को पोलो और क्रिकेट का अच्छा शौक था और महाराजा सवाई जय सिंह चैम्बर ऑफ प्रिंस के अध्यक्ष थे। इसलिए जब भी कोई गवर्नर जनरल या दूसरा अंग्रेजी अधिकारी भारत में घूमने के लिए आता था तो वो खास तौर पर अलवर जरूर आता और महाराजा जय सिंह उसकी मेहमान नवाजी अच्छे तरीके से करता था। तो अंग्रेज अधिकारियों की नजरों में एक अच्छा शौकीन राजा दिखने के चक्कर में ये खर्चा ज्यादा करने लगा। खर्चा ज्यादा होने लगे तो इसके खर्चे को संभालने के लिए इसने अपनी छोटी सी रियासत में नए नए कर लगा दिए और अपना सारा खर्चे का भार अलवर की जनता पर पटक दिया। इससे पहले जो छोटे मोटे कर लगे हुए थे उनको जनता ने चुपचाप सहन कर लिया कि कहीं हमारे राजा महाराजा जय सिंह की शान में अंग्रेजों के सामने कोई कमी न हो जाए। फिर इसने जो बाद में जो कर लगाए थे, इनसे ज्यादातर किसान लोगों में टेंशन पैदा हो गई और अलवर रियासत के बेफिजूल खर्चों को लेकर राजा जय सिंह को इसका जिम्मेदार ठहराया। लेकिन महाराजा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, उल्टा उसने माल गुजारी को चौगुना कर दिया। पशुओं पर छपाई और दवाई कर लगा दिया। घरों में जो पशु होते थे जैसे गाय, भैंस, बकरी, लोग इन्हें सुंदर दिखने के लिए उनकी पीठ पर फूल पत्तियां या अपना नाम छपवाते थे। लेकिन अलवर सरकार ने इन पर भी टैक्स लेना शुरू कर दिया। जिसने हाथी खरीद रखा था उससे भी पैसा लिया जा रहा था और जिसने नौकर रख रखा था उससे तो पहले से ही पैसा लिया जा रहा था। ऊपर से बेगार लेने की परंपरा जो पहले से ही जबरदस्ती जारी थी। बेगार मतलब किसान लोगों को और गरीब लोगों को जबरदस्ती उठाकर ले जाते और उनसे काम कराते। उन्हें कोई मजदूरी भी नहीं दी जाती थी और ना उन्हें चोट लगने पर कोई सुविधा थी। और अलवर रियासत में इस्लामी मदरसे खोलने की भी कोई इजाजत नहीं थी। ज्यादातर गाँव में सरकारी स्कूल भी नहीं थे। महाराजा की जो शिकायतें थी वो भी बड़ी अजीब थी कि महाराजा को सुअर का शिकार करना बड़ा पसंद था। उसके लिए उसने अलग अलग नियम बना रखे थे जिससे किसान लोग बहुत परेशान थे। और किसान जो लोग थे उन्हें अपने खेतों में मेड़, जिसे मेवाड़ में डोड़ कहा जाता है, उसे ऊंची करना भी गैर कानूनी काम था, क्योंकि जो मादा सुअर होती थी उसको डोड़ पर चढ़ने में परेशानी होती थी। जब किसान लोग इन जानवरों से ज्यादा परेशान हो गए तो किसानों ने गाँव को छोड़कर खेतों में झुग्गी डाल ली, जिससे खेतों की फसलों को बचाया जा सके। ऐसे ही और समस्याओं को लेकर परेशान किसान लोगों ने महाराजा के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। अलवर के किसान लोगों ने बिना किसी धर्म जाति भेदभाव के मालगुजारी और टैक्स को कम करने के और हालातों को सुधारने के लिए अलवर के किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया। फिर 15 मई 1925 को निमराना में किसानों ने एक सभा की, जिसकी खबर अलवर के महाराजा को मिली तो महाराजा ने निमराना में एक सेना भेजी। इस सेना ने किसान लोगों को बेकाबू देखकर किसान लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 8 राजपूत और काफी सारे किसान मारे गए, जिसमें मरने वालों की संख्या लगभग 200 के करीब थी। इतना बड़ा हादसा होने के बाद लोगों ने माल गुजारी देना ही बंद कर दिया और अलवर रियासत के हालात और भी खराब होने लगे। जब अलवर की रियासत को माल गुजारी मिलने बंद हो गई तो उसने मेवाड़ के बड़े बड़े चौधरियों को अलवर में बुलाया। तो इन मेवाड़ चौधरियों की अच्छी खातिरदारी की, तो इनसे माल गुजारी के बारे में बात की तो इन्होंने कहा कि हम माल गुजारी देने के लिए तैयार हैं। इन चौधरियों ने जब लोगों को समझाया तो लोगों ने माल
भागीदारी देने से साफ इनकार कर दिया। ये आंदोलन शुरू हुआ था तो इसमें हिंदू मुसलमान सारे किसान शामिल थे। फिर अलवर के महाराजा जय सिंह ने एक चाल चली जिसमें सभी हिंदुओं को समझाया, खास तौर पर इसने राजपूतों को भड़काया था। अलवर के राजा जय सिंह ने हिंदुओं से कहा कि मेव एक राजपूत राजा को गद्दी से हटाकर अलवर रियासत की गद्दी पर किसी और मेव को बिठाना चाहते हैं। फिर इस आंदोलन से हिंदुओं ने अलग होना शुरू कर दिया और ये आंदोलन अलवर के मेव का ही आंदोलन बन गया। जब ये आंदोलन मेव का आंदोलन बन गया तो फिर इसमें मेवात के पढ़े लिखे लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें मोहम्मद यासीन का एक अलग ही चेहरा था। फिर 8 जनवरी 1933 को गोविंदगढ़ में एक पंचायत की, इस पंचायत की मुखबरी हो गई जिसमें अलवर के महाराजा जय सिंह को बताया गया कि गोविंदगढ़ में लोग जमा हो रहे हैं और इनका जो इरादा है वो ये है कि कस्बों से जबरदस्ती चंदा लिया जाएगा। ये सुनकर महाराजा जय सिंह ने बिना कुछ सोचे समझे गोविंदगढ़ में एक सेना भेज दी। इस सेना ने जो ये पंचायत हो रही थी इसको चारों तरफ से घेर लिया और गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसमें सैकड़ों बेगुनाह मेव किसान लोग मारे गए। अलवर सरकार ने इस हादसे की रिपोर्ट में मरने वालों की संख्या 80 लोगों की बताई थी, लेकिन मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इस पर अंग्रेजी सरकार को विश्वास नहीं हुआ था तो अंग्रेजी सरकार ने इस होने वाले कांड पर इंक्वायरी करनी शुरू कर दी। इंक्वायरी में पाया कि जो लोग घायल हुए थे इनकी संख्या लगभग 250 के करीब थी, जिन्हें संभालने वाला भी कोई नहीं था और इन लोगों को मारने के लिए सेना का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। यहाँ इस्तेमाल किए गए कारतूस जिनके खोखले वहां जमीन पर पड़े हुए थे उनसे इस मंजर का अंदाजा लगाया था कि ये एक बेहद खौफनाक मंजर था। फिर अंग्रेजी सरकार ने अलवर रियासत के राजा जय सिंह को एक नोटिस लिखा। इससे पहले भी अंग्रेजी सरकार राजा जय सिंह को चेतावनी दे चुकी थी। अंग्रेजी सरकार ने कहा कि ऐसा मत करो, अपने आप में सुधार लेकर आओ। तो जय सिंह ने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे यहाँ ऐसा ही चलता रहेगा। जय सिंह के इस प्रकार के व्यवहार से अंग्रेजी सरकार परेशान थी तो अंग्रेजी सरकार ने इस पर तुरंत कार्रवाई की। गोविंदगढ़ कत्ले आम ने अंग्रेजी सरकार को मजबूर कर दिया कि वो रियासत अलवर में हो रहे लोगों पर अत्याचार को संभालने की कोशिश करे। साल 1933 की पहली तारीख 1 फरवरी को इन्वेस्टर को भू राजस्व विभाग की कमान दी गई और मैकनबारा को पुलिस व्यवस्था का मुखिया बना दिया गया। ये दोनों अधिकारी अलवर रियासत में नीति और प्रशासन में बड़ी भूमिका निभाने वाले थे। इन दोनों अधिकारी अफसरों ने मिलकर तिजारा, रामगढ़, किशनगढ़ और लक्ष्मणगढ़ इन चारों तहसीलों को काबू कर लिया। इन इलाकों में खास अधिकारी तैनात किए गए और मार्शल लॉ लगा दी। गोविंदगढ़ घटना में इन्वेस्टर जो पूरी जांच करने पर महाराजा जय सिंह को बहुत ज्यादा जुल्म करने का जिम्मेदार ठहराता है। फिर अंग्रेजी सरकार ने 16 मई 1933 को महाराजा जय सिंह को एक नोटिस भेजा जिसमें लिखा गया कि आपको अलवर के मेव किसान लोगों पर किए गए जुल्म की वजह से आपको 48 घंटे के अंदर अलवर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। जब मेव चौधरियों ने इसकी सजा और बढ़ाई फिर इसे 2 साल के लिए देश निकाला दिया गया। मेवों को इससे भी सब्र नहीं आया तो इसे 15 साल के लिए हिंदुस्तान से बेदखल कर दिया। बेदखल करने के बाद 19 मई 1937 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली। ये थी अलवर तहरीक जिसको मेवात में अलवर 12 के नाम से जाना जाता है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसमें अलवर के सभी किसान थे जिसमें राजपूत, मीणा, जाट, मेव ये सब शामिल थे, लेकिन बाद में इसमें से ये सब किसान लोग हट गए और मेव ही आखिरी तक लड़े जिसमें अलवर के राजा को देश निकाला दे दिया। इसके बाद उसका लड़का तेज सिंह प्रभाकर अलवर की राजगद्दी पर बैठता है जिसको विरासत में मिलता है मेव से दुश्मनी। सेम यही हाल मेवात के भरतपुर रियासत में चल रहा था। जनवरी 1933 में अलवर तहरीक की वजह से भरतपुर रियासत में मेव के हौसले और भी ऊंचे कर दिए। भरतपुर के मेव भी इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाना चाहते थे, लेकिन भरतपुर का जो राजा था जिसका नाम विजेंद्र सिंह था वो इस प्रकार के हालातों से लड़ने के लिए पहले ही तैयार था। भरतपुर के राजा विजेंद्र सिंह को पता था कि मेव से उलझने में कोई फायदा नहीं है। इन मेव को शांत करने के लिए पंचायत की सोची तो महाराजा विजेंद्र ने चौधरी अजमत खान जो मल्लाका का रहने वाला था इससे इस पंचायत का मशवरा लिया और इसने कहा कि सही रहेगा अगर हम मेव के बड़े बड़े चौधरियों से इस आंदोलन को रुकवाने के लिए बोलेंगे। अजमत खान अपने साथ कई चौधरियों को लेकर ऑल इंडिया मेव पंचायत नूह के कार्यालय में गए। यहाँ इन्होंने चौधरी यासीन और अलग अलग पालों के बड़े बड़े चौधरी थे जिनसे
से, जिनको ये यकीन दिलाया कि भरतपुर सरकार मेयो की तरक्की और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए खास तरीके का ध्यान देगी, लेकिन ये जो आंदोलन चल रहा है इसको शांत कर दो। तो मेयो चौधरी इनकी बात से मुतासिर होकर इस आंदोलन को रुकवा दिया, लेकिन भरतपुर के राजा को फिर भी मेयो से डर था कि ये फिर से आंदोलन करने लगे तो रियासत भरतपुर के लिए खतरा बन सकता है। जब हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए पूरे देश में आजादी का आंदोलन चल रहे थे, देश की दूसरी रियासतों की तरह भरतपुर में भी लोगों ने प्रजा परिषद नाम का एक संगठन बनाया जो आजादी की लड़ाई से जुड़ा था। हालांकि इसमें ज्यादातर ब्राह्मण और बनिया समाज के लोग थे। मेयो समाज के लोग इस संगठन में नहीं थे, क्योंकि वो भरतपुर के राजा से सुविधाओं को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इस संगठन में इन मेयों को जोड़ने के लिए मेवात के कांग्रेस लीडर सैयद मुतलबी फरीदाबादी और डॉक्टर कुंवर मोहम्मद अशरफ और चौधरी अब्दुल हई से मदद मांगी, लेकिन महाराजा भरतपुर को ये संगठन पसंद नहीं आया। इसके बाद मेयो इस संगठन से जुड़ गए, लेकिन महाराजा भरतपुर को ये संगठन पसंद नहीं आया, क्योंकि जो लोग महाराजा के बनाए हुए जेलदार और लंबरदार की बात मानते थे, इस संगठन में जुड़ने के बाद वो लोग इनकी बात मानने से इनकार करने लगे। इसीलिए भरतपुर के राजा ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया और इस पर रोक लगा दी। इस संगठन को रोकने के लिए महाराजा ने अपना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम का एक संगठन बनाया। ऐसे ही मेयो का एक चौधरी था जिसका नाम कुंवर मोहम्मद अशरफ था, वो ये सब हालात देख कर आगे आया। महाराजा ने जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम का जो ये संगठन बनाया था, महाराजा ने इसे बनाया तो था कांग्रेस के नेताओं को दबाने के लिए, लेकिन मोहम्मद अशरफ ने इसमें ऐसा बदलाव किया कि महाराजा का बनाया हुआ ये संगठन महाराजा के खिलाफ ही खड़ा हो गया। ऐसे ही देखते देखते भरतपुर में ये 4 संगठन बन गए थे, जिनमें 2 संगठन महाराजा के खिलाफ थे, 2 संगठन महाराजा की तरफ थे। इन चारों संगठनों में से 3 संगठन एक हो गए। फिर सफात खान के मकान पर मीटिंग हुई जिसमें किसान सभा के लोग नहीं थे, बाकी इन 3 संगठनों के लोग इसमें शामिल थे। ये तीनों संगठनों में से 10-10 यानी 30 सदस्यों को चुना गया, जिसमें चौधरी अब्दुल हई को इस कमेटी का सलाहकार बनाया गया, चौधरी सफात अहमद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, जनरल सेक्रेटरी बाबू राज बहादुर को बनाया गया, प्रचार सचिव किशन लाल जोशी को बनाया गया और चौधरी इस्माइल खान को इसका खजांची बनाया गया। जैसे ही इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया, उसने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ ली, लोग जुड़ते गए और उसकी ताकत बढ़ने लगी। ये देखकर महाराजा घबरा गया। उन्होंने पहले तो अपने सिपाहियों को चेतावनी दी, फिर धमकी देने लगा कि अगर आंदोलन नहीं रुका तो वो जबरदस्ती उन पर कार्रवाई करेगा। यहाँ तक कि उन्होंने जेलदारों को नौकरी से निकालने तक की भी बात कही। जो लोग नहीं मानते उन लोगों के लिए हथियार से कार्रवाई करने का इशारा भी दिया, मगर जनता और आंदोलन करने वालों पर कुछ असर नहीं हुआ। वो अपने इरादों पर अड़े रहे। फिर 1 जून 1946 की रात को ठीक 10 बजे चौधरी सफात अहमद के घर पर महाराजा के भेजे हुए वो लोग जो इस आंदोलन को बिल्कुल बंद करना चाहते थे, वो सैनिक सफात अहमद को उसके घर से उठा लेते हैं। सफात अहमद को सीहोर जेल भेज दिया गया। ये जेल मध्य प्रदेश की राजधानी में है। वहाँ इसको कैद खाने में डाल दिया। इसकी गिरफ्तारी ने सबको हिला दिया और जनता में बेचैनी फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे और पंचायतें बैठने लगी। जब मेयो के इस नेता को उठा लिया तो मेयो ने टैक्स देना और पूरी तरीके से बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। मेयो का ये कदम महाराजा के लिए एक खतरा बन गया था, तो महाराजा ने मेयो को फिर से दबाने की कोशिश की। जब मेयो ने महाराजा से कहा कि सफात को रिहा कर दो, ये सबसे अच्छा रहेगा, तो महाराजा ने सफात खान को रिहा कर दिया। कुछ दिन बाद भरतपुर के लोगों ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। इसका मकसद जो था वो ये था कि बिना किसी दंगे या खून खराबे के अपनी मांगों को पूरी करना। जब महाराजा ने लोगों की बात मानने से इनकार कर दिया और महाराजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जो लोग सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हो गए हैं उन पर लाठी चार्ज करो और उन्हें रोको। इस आंदोलन को रोकने के लिए भरतपुर के महाराजा ने अपने छोटे भाई बच्चू सिंह को इसका काम सौंप दिया। तो इसके छोटे भाई बच्चू सिंह ने भरतपुर के हालात ही बदल दिए। इसने भरतपुर में हिंदू मुसलमान लोगों में झगड़ा करवा दिया और भरतपुर के हालात इतने खराब हो गए, मेयो लोगों को मुसलमान कहने लगे। जो लोग मेयो के साथ न जाने कितनी हजारों सालों से रह रहे थे, उन्हें ये कहा गया कि तुम हिंदू हो और ये मुसलमान है, इनसे अलग हो जाओ। फिर मेवात में चारों तरफ हिंदू मुसलमान हो गई। अलवर में अलवर के राजा को देश निकाला देने के चक्कर में उसका बेटा अपने बाप के बदले की आग में झुलस रहा था। भरतपुर में मेयो से भरतपुर की सरकार को ये डर था कि अगर ये लोग ऐसे ही जिद पर अड़े रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें भी आम लोगों की तरह खेती करनी होगी।
होगी। और पहाड़ ऊपर ताउडू का जो इलाका था वहाँ मेओ ने गुर्जरों की भैंस चोरी कर ली, जिसने वहाँ की हवाओं में भी हिंदू मुस्लिम करवा दिया। भैंस चोरी से लेकर लोगों की जान तक की पूरी वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये वाली वीडियो आप इसी चैनल पर देख सकते हो, जो पूरी डिटेल के साथ इसमें बताया गया है कि ये झगड़ा कैसे हुआ था। हिंदुस्तान आजाद होने ही वाला था कि मेओ के इतने बुरे हालात हो गए, जगह जगह पर हिंदू मुसलमानों के झगड़े हो रहे। भरतपुर और अलवर ये दोनों छोटी रियासतें थी, इसीलिए भरतपुर का राजा वो भी अलवर के राजा की तरह एक छोटा राजा था। इन दोनों रियासतों के राजाओं को मेओ लोग कुछ मानते ही नहीं थे, क्योंकि मेओ को इस बात पर गर्व था कि हम लोग पहले से ही लड़ाकू हैं और लड़ने में हम बेहद माहिर हैं। और ये बात इन दोनों राजाओं को अच्छे तरीके से मालूम थी, इसीलिए इन दोनों रियासतों के राजाओं को जैसे ही ये मालूम हुआ कि मुसलमान लोगों के लिए एक देश बनाया जा रहा है, तो इन दोनों रियासतों में मेओ को भगाने के लिए मेओ पर जुल्म ढाने लगे। सबसे पहले ये दंगे भरतपुर के राजा का जो छोटा भाई था बच्चू सिंह, इसने इसकी शुरुआत की थी। हिंदू लोगों ने मेओ को जब भगाने की सोची तो इन्हें लगने लगा अगर मेओ को भरतपुर से भगा दिया जाएगा, इन मेओ की जो जमीन है वो हमारी हो जाएगी। इन्हें भगाने में भरतपुर रियासत की सरकार हमारे साथ है। फिर इन हिंदू लोगों ने एक पंचायत की, जिसमें जो पंच थे एक ठाकुर देशराज था, तेज सिंह अहीर भी था और लच्छी जाट ये भी इनमें शामिल था। ऐसे ही हिंदुओं के और भी पंच थे जो इस पंचायत में शामिल थे। इन्होंने कहा कि पंजाब और दिल्ली से जाटों को और रेवाड़ी से अहीरों को और मथुरा से यादव लोगों को बुलाओ। इन्होंने जब सब जगह से लोगों को बुला लिया तो 500-700 लोगों का एक ग्रुप बनाया। इन सबके पास अपने अपने हथियार थे। इन ग्रुपों को मेवात में धाड़ कहा जाता है। तो ये वो धाड़ तैयार हो चुकी थी जो मेवों को उनके घर और जमीन के लालच में उन्हें भगाने का काम करती है। 20 तारीख से 22 जून तक भरतपुर की मेवात में मेवों पर अत्याचार शुरू हो गया। इन 3 दिनों में मेवों के ज्यादातर गाँवों को आग लगा दी और इसमें भरतपुर सरकार दंगाइयों का खुला आम साथ दे रही थी। मैं आपको भरतपुर मेवात का एक वाक्य सुनाता हूँ। वैसे तो ऐसे बहुत से हैं, लेकिन आप ये सुनो कि मेओ का एक चौधरी था जिसका नाम इस्माइल खान था। उन्होंने बताया कि मेरे गांव को रात को 2 बजे दंगाइयों ने चारों तरफ से घेर लिया। गांव को घेर कर मेरे गांव पर हमला कर दिया। तब तक हम लोग घरों से बाहर निकले तो बाहर निकलने से पहले हमारे घरों पर जोरदार धमाका हुआ और बहुत से मेओ के हवा में चीथड़े उड़ गए। जब मेओ लोग जान बचाने के लिए गाँव से बाहर भागे तो उन्हें गोली मार दी और मैं भी अपनी जान बचाने के लिए भागा तो मेरे पैर में गोली लग गई और मैं न जाने कैसे उनकी निगाहों से बचकर झाड़ियों में छुप गया। गांव में जब गोलियां और बम बरसाए जा रहे थे तो मुझे बच्चे और औरतों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी और ये चीख पुकार इतनी दर्द भरी थी और मेरे पैर में लगी गोली के दर्द और चीखों की आवाज सुनकर मैं बेहोश हो गया। सुबह होश आया तो हिंदू दंगाई लोग मेओ की औरतों और लड़कियों को इकट्ठा करके एक खाली जगह पर ले जा रहे थे, जिसमें मेरी 2 बहनें थी और मेरी बीवी थी, जिसकी गोद में मेरा 1 साल 6 महीने यानी 1.5 साल का एक लड़का था, जिससे मेरी आंखों के सामने दंगाइयों ने मेरी बीवी की गोद से छीनकर आग में फेंक दिया। मैं ये देखकर उसे बचाने के लिए चला तो मेरे पैर में लगी गोली और मेरे परिवार पर बीत रही इस आफत को देखकर मैं फिर से बेहोश हो गया। फिर मुझे शाम को होश आया तो हिंदू लोग जा चुके थे। मैंने अपने परिवार लोगों को जब ढूंढा तो मैंने देखा कि ये दंगाई यानी हिंदू लोग मेओ की औरतों और बच्चों के साथ उनकी इज्जत से खेल कर और उन्हें बिना किसी कपड़ों के इन्हें जान से मारकर चले गए और कुछ औरतें और लड़कियों को ये अपने साथ ले गए। फिर मगरिब के वक्त मुझे भरतपुर मिलिट्री ने देख लिया और वो मिलिट्री मुझे पकड़कर यहाँ से ले गई। ये हालात था मेओ को भरतपुर से भगाने के चक्कर में। और इसी तरीके को अलवर के राजा तेज सिंह भी अपनाने लगा। उसने भी मेओ को भगाने के लिए न जाने कितने बेगुनाह मेओ को मौत के घाट उतार दिया। रियासत अलवर से मेओ को भगाने का जो आदेश दिया था वो आदेश सरदार पटेल ने दिया, क्योंकि नोआखली और पंजाब में जो हिंदू मारे गए थे उनका बदला लेने के लिए सरदार पटेल ने आदेश दिया कि फिरोजपुर, झिरका और अलवर के बीच बसे मेओ को मार मार कर पाकिस्तान जाने पर मजबूर करो, चाहे उन्हें जान से मारना पड़े। और फिर इस आदेश का पालन होने लगा। अलवर रियासत का जो राजा था वो मेओ से पहले ही नाराज था, खासकर बाघोड़िया पाल से। बाघोड़िया पाल के लोगों ने कोलानी गाँव में जो जंग हुई थी उसमें अलवर सरकार को बहुत नुकसान पहुँचाया था और घुड़चली मेओ खां ने भी अलवर सरकार की नाक में दम कर दिया और
1933 में तो म्यो की वजह से अलवर के राजा जय सिंह को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। ऐसी हरकतों की वजह से म्यो अलवर सरकार के दुश्मन बन गए थे। इसी दुश्मनी के चलते अलवर के राजा जय सिंह ने म्यो को अलवर रियासत से भगाने का इरादा कर लिया। फिर इसने अलवर में जो म्यो के गांव थे उन सब गांवों में दंगाइयों के साथ अपनी सेना को भेजकर इन गांवों में आग लगा दी। भरतपुर और अलवर में इतनी ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो गई कि इन दोनों रियासतों में लगभग 4000 मस्जिदें तोड़ फोड़ कर शहीद कर दी। शहीद हसन खां मेवाती की कब्र भी इन्हीं दंगों की चपेट में आकर नष्ट व नाबूद हो गई। हिंदुस्तान आजाद होने वाला था और ये ऐलान भी हो चुका था कि जो मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहता है वो जा सकता है। अलवर की सरकार म्यो को भगाने और शुद्धि करने पर मजबूर कर रही थी, जिससे कुछ म्यो अपनी जान बचाने के लिए शुद्धि हो गए और हिंदू बनकर रहने लगे। और सभी म्यो ने इरादा कर लिया कि चाहे इस मुल्क में रहे या फिर उस मुल्क में रहेंगे मुसलमान ही बनकर। फिर ये पाकिस्तान जाने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान जाने के लिए एक कैंप सोना में और एक कैंप भोंसी में और कैंप दिल्ली में लगे हुए थे। दिल्ली में जहां हुमायूं का मकबरा है इसमें था, मरकज के बिल्कुल जस्ट सामने ही ये कैंप लगा हुआ था। इसके बाद म्यो ने धीरे धीरे अलवर रियासत छोड़नी शुरू कर दी और म्यो गुड़गांव की ओर जाने लगे। लेकिन उस दौर में गुड़गांव पहुंचना भी उनके लिए बेहद मुश्किल था। इन कैंपों में जाने के लिए जो रास्ता था वो अलवर से दिल्ली जाने वाली सड़क थी। इस रास्ते पर भी कड़ा पहरा बैठा दिया गया। नौगांव में अलवर सरकार ने अपने सैनिकों का एक कैंप लगा दिया। जो भी लोग इस रास्ते से गुजरते थे उनकी सख्ती के साथ तलाशी ली जाती थी। म्यो के पास जो भी कीमती सामान मिलता था जैसे पैसे और गहने, उसको सैनिक अपने पास रख लेते थे। इस लूट मार चेकिंग से ये म्यो परेशान हो गए। फिर ये लोग कैंपों तक पहुंचने के लिए अरावली पहाड़ी से होकर जाने लगे। पहाड़ में जो रास्ते बने हुए थे इन्हें मेवात में घाटी कहा जाता है। उस वक्त भोंड, घाघस और फिरोजपुर झिरका की घाटी बहुत मशहूर थी। ये रास्ते इतने तंग और कठिन थे कि इनसे सिर्फ पैदल चलने वाले लोग ही निकल सकते थे। उनके साथ जो बैल और भैंसें थी वो भी बड़ी मुश्किल से इन पथरीले रास्तों से गुजरती थी। लेकिन बैलगाड़ी और रथ, इनका इन रास्तों से चलना नामुमकिन था। रथ और बैलगाड़ी भी ले जाना बहुत जरूरी था। ये लोग रथ के पहिए को खोलकर सर पे रख कर ले जाने लगे। रथ और बैलगाड़ी के पुर्जे पुर्जे कर ले जाना भी बेहद मुश्किल था। जब म्यो इस तरह से इन रास्तों से जाने लगे तो किसी ने मुखबरी या सूचना सेना को दे दी कि ये लोग छुप छुप कर रास्ते से कैंपों तक पहुंचकर पाकिस्तान जा रहे हैं। तो अलवर सरकार ने इन घाटियों में सैनिक खड़े कर दिए। ये सैनिक फिर इन लोगों को जान से मारने लगे। फिर इन म्यो का इस रास्ते से जाना भी बंद हो गया। अलवर से दिल्ली जाने वाली सड़क पर हो रही लूट मार से परेशान और ये घाटी म्यो के लिए मौत की घाटी बन गई। इन सबसे तंग आकर पूरी मेवात के म्यो ने, जिसमें गुड़गांव के आसपास के म्यो भी शामिल थे, इन्होंने एक ऐसा न लेने वाला फैसला लिया जिसमें इन्होंने नौगांव में लगे इस सैनिक कैंप को उखाड़ फेंकने का इरादा कर लिया। 7 अगस्त 1947 को जुम्मेरात को यानी बृहस्पतिवार की रात को इन्होंने नौगांव में लगे सेना के कैंपों पर पूरी तरीके से हमला कर दिया। म्यो के पास इनकी खुद की बनाई हुई बंदूकें थी जिनको देसी बंदूक कहा जाता है। इसके पास ये थी सेना का सामना करने के लिए। जब इन्होंने हमला किया तो सामने से मशीन गन की गोलियां बरसने लगी। ये सेना पहले ही हमले के लिए तैयार थी। उनको पता था कि ये इलाका इनके लिए सही नहीं है। म्यो की बनाई हुई ये बंदूक इस मशीन गन के सामने नहीं टिक पाई, जिससे बहुत सारे म्यो जख्मी हो गए और न जाने कितने शहीद हो गए। इस हमले के बाद सेना ने अलवर से आ रहे म्यो का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। अलवर से दिल्ली जाने वाली सड़क और अरावली पहाड़ में बनी घाटी, ये सब रास्ते बंद हो गए और म्यो को कैंप तक पहुंचने का अब सारे रास्ते बंद हो गए थे और कैंपों तक पहुंचने का अब कोई रास्ता नहीं था। फिर सभी म्यो जो पाकिस्तान जा रहे थे वो अपने घरों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए अरावली पहाड़ में आकर छुप गए। पहाड़ में छुपे हुए ये सभी म्यो बस 15 अगस्त का इंतजार कर रहे थे कि हिंदुस्तान आजाद होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और म्यो के जो चौधरी थे उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जा चुके थे और यासीन म्यो को भी पुलिस पकड़ना चाहती थी और
यासीन मेव अपनी जान बचाने के लिए छुप छुप कर रहने लगा। और मेवात में यासीन की ये अफवाह फैल गई कि चौधरी यासीन का कत्ल हो गया है। मेव को संभालने वाला कोई नहीं था। मेव के जितने भी गांव अलवर रियासत में थे सबको बर्बाद कर दिया। जिस दिन का मेव को बेसब्री से इंतजार था, यानी 15 अगस्त, वो दिन भी आ गया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा जब दंगाइयों को ये पता चला कि मेव अभी भी मेवात में छुपे हुए हैं। इनका पता इस वजह से लग गया था, जब ये लोग पहाड़ में छिपे हुए थे तो खाने पीने का सामान लेने के लिए रात के अंधेरे में छुप छुप कर अपने गांव जाते। वहां से जो भी कुछ बचा हुआ सामान जैसे गेहूं, बाजरा ये वगैरह ये सारे चीज जो मिलती थी उसे लेकर वापस आने लगे। तो गांव के उन लोगों को इनके बारे में पता चल गया जिन्होंने गांव पर कब्जा कर रखा था। जिन लोगों ने गांव पर कब्जा कर रखा था, इन्होंने इनकी सूचना या मुखबरी अलवर की सरकार को दे दी। पहले तो किसी को ये यकीन ही नहीं हुआ था कि इतना बुरा करने के बाद भी कोई कैसे रुक सकता है, वो भी पहाड़ों में जहां जीवन का कोई नाम ही नहीं था। हिंदुस्तान को आजाद हुए 3 दिन हो चुके थे, यानी 18 अगस्त को अरावली पहाड़ के ऊपर से एक हवाई जहाज उड़ता हुआ गया। इस जहाज को मेव लोगों ने देखा तो मेवों को लगा कि ये इंडियन सरकार की तरफ से आया है जो हमारी जान व माल की हिफाजत करेगा। तो ये लोग इस जहाज को देखने के लिए अपनी छुपी हुई जगहों से बाहर आ गए। इस जहाज का जो मकसद था वो ये था कि इसको ये देखना था कि मेव काले पहाड़ यानी अरावली में कहां कहां पर छिपे हुए हैं। इस जहाज में जो सैनिक बैठे हुए थे उन्होंने कोलानी गांव में फायरिंग कर दी। कोलानी गांव में हमला होने के बाद मेव को समझ आ गया कि अब यहाँ भी रहना खतरे से खाली नहीं है। फिर परेशान हाल मेव ने तुरंत ये फैसला लिया कि इस पहाड़ को पार करके अंग्रेजी मेवात जो गुड़गांव के करीब बसी हुई थी उसमें शांति का माहौल था, इन्होंने अंग्रेजी मेवात में जाने का फैसला कर लिया। फिर ये लोग 18 अगस्त की ही रात को अपनी जगहों से निकलकर अंग्रेजी मेवात की तरफ चल दिए। पहाड़ कहीं से ऊंचा तो कहीं से नीचा था, उसमें चलने में भी लोगों को दिक्कतें आ रही थी। इन लोगों को एक ही रात में इस पहाड़ को पार करना था, लेकिन ये लोग एक रात में इस पहाड़ को नहीं कर पाए। अगली सुबह यानी 19 अगस्त 1947 का यही वो दिन था जो मेवात के इतिहास में ब्लैक डे का रूप लेकर आया था। इसी दिन 19 अगस्त को सुबह को सेना और सेना के साथ सांप्रदायिक धाड़ ने पहाड़ को पार कर रहे मेवों को नाकाबंदी करके घेर लिया। इन सब लोगों को चारों तरफ से घेर कर सुबह के 9 बजे मेवों पर मशीन गन की गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों की बौछार से बचने के लिए मेवों ने पत्थरों और झाड़ियों के पीछे छिपने की कोशिश की। कुछ लोगों ने तो अपने आप को बचाने के लिए अपने पशुओं को आगे करके उनके पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन मशीन गन की गोलियों ने इन मेवों को कहीं नहीं छुपने दिया। सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक जितने भी मेव इस काले पहाड़ यानी अरावली में छिपे हुए थे सबको जान से मार दिया। जब हमलावरों को ये यकीन हो गया कि इसमें छिपे सभी मेवों को मार दिया है, फिर हमलावरों ने लूट मार शुरू कर दी। मरे हुए लोगों के पास से जो भी कुछ मिला, जैसे औरतों के सोने चांदी के गहने और मर्द लोगों के हथियार और उनके पास जो भी नगद पैसे थे, सब कुछ लूट लिया। यहाँ तक कि उनके पास जो कपड़े पहने हुए थे उनको भी लूट कर ये लोग ले गए। जो लोग मेव पर गोली बरसा रहे थे वो लोग जब मरे हुए मेव लोगों को लूट कर उनसे मिले सामान को ले जाने लगे, तो इनके जाने के बाद आसपास के जो हिंदू या वो लोग जो इन गोलियों से बच गए, उन्होंने यहाँ जाकर देखा तो इस पहाड़ में लगभग 4,500 लोग थे जो इस फायरिंग में मारे गए। पहाड़ की झाड़ियों में और पत्थरों के ऊपर इधर उधर लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी। इन देखने वालों ने एक ऐसा मंजर भी देखा कि 4 या 5 महीने का एक बच्चा अपनी मरी हुई माँ के सीने से दूध पीने की कोशिश कर रहा था। इन मरने वाले लोगों को ना कोई जनाजा पढ़ाने वाला था और ना कोई इन्हें दफनाने वाला था। तमाम लाशें यहीं पड़ी पड़ी सड़ती रही। इनमें से कुछ ही लोगों की ऐसी किस्मत थी जो भोंड के रास्ते से निकलकर फिरोजपुर झिरका तक पहुंच पाए। इसके बाद सेना ने पहाड़ में जिन जगहों पर फायरिंग की, उन जगहों पर इतना सख्त पहरा लगा दिया कि जो लोग इसके अंदर थे, जैसे बच्चे और उम्र दराज, ज़ईफ, बुजुर्ग और जो गोलियों से घायल हो गए थे, वो सब लोग इस पहाड़ी में भूख और दर्द से तड़प तड़प कर मर गए। फिरोजपुर झिरका का एक मुस्लिम थानेदार था। जब इसने बम्बोरा की घाटी और घाघस की घाटी में जाकर देखा तो इन घाटियों में सैकड़ों लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। फिर इस मुस्लिम थानेदार ने इन मरे हुए मेवों को गुड़गांव भेजा। जो गुड़गांव भेजी गई जो
घासें थी वो 800 के करीब थी। अलवर महाराजा का एक एडीसी सेना अधिकारी था, इसने अपने बयान में बताया कि हमने इन मेयों को कैसे मारा था। ये घाटियां थी जहां से ये मेयों लोगों का गुजरना था और हम लोगों ने इन जगहों पर सबसे ऊंची जगह अपनी मशीन गन लगा दी और इन लोगों का आने का इंतजार किया। जितने भी लोग हमने देखे सबको जान से मार दिया। जब हम इन मरे हुए मेयों की लाशों को ठिकाने लगाने लगे तो हमें अगले 4 दिन तक इन मुर्दों को ठिकाने लगाने में ही लग गए। ये इतने ज्यादा थे कि हमें आसपास के ग्रामीण लोगों की मदद लेनी पड़ी। ग्रामीण लोगों के साथ हमने इनके लिए कब्रें खोदी, उसमें इन्हें लिटा दिया। कुछ ऐसी लाशें थी जिनमें से स्मेल आ रही थी, हमने उन्हें वहीं छोड़ दिया। तो ये बयान थे अलवर रियासत के एक सेना अधिकारी के। हालात इतने बदतर थे कि लोग अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचा पा रहे थे। एक तरफ डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव ने मेयों के जो नेता थे जैसे चौधरी यासीन खान और चौधरी खुर्शीद, ऐसे ही और चौधरी थे जिनके गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा चुके थे। मेयों के जो लीडर थे वो इन लोगों के बीच नहीं होने की वजह से मेयों परेशान थे कि अगर पाकिस्तान जाएं तो कैसे जाएं। इन बिखरे हुए मेयों को संभालने के लिए चौधरी अब्दुल हई आगे आए। चौधरी अब्दुल हई ने अपने साथियों से सलाह मशवरा किया कि इन हालातों को सुधारने के लिए हमें सरदार पटेल से मिलना होगा। फिर ये लोग सरदार पटेल से मिलने के लिए मौलाना आजाद के पास गए और मौलाना आजाद से कहा कि हमें पटेल साहब का पता बता दो और उसे मिलने का टाइम भी बता दो। मौलाना आजाद ने इन्हें पटेल का पता बता दिया और ये लोग मिलने के लिए चल दिए। इनमें चौधरी अब्दुल हई था, दूसरा चौधरी खुर्शीद अहमद था जो धोज के रहने वाला था और तीसरा चौधरी हिम्मता था जिसको मेवात में हिम्मत खां के नाम से जाना जाता था। ये तिजारा के पास शेखपुर का रहने वाला था। जब ये लोग पटेल से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचे तो पटेल उस वक्त अपने बालकनी में नंगे पांव घूम रहा था। फिर इन लोगों ने पटेल साहब को बताया कि हम लोग मेवात से आए हैं, हमें आपकी मदद चाहिए, मेवात के हालात बहुत खराब हैं, आप हमारी हिफाजत के लिए कुछ इंतजाम कीजिए। तो पटेल ने इनसे कहा कि तुम्हारे लिए पाकिस्तान बना दिया है, तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ। इन तीनों चौधरियों को पटेल के ऐसे जवाब की कोई उम्मीद नहीं थी। पटेल के इस जवाब को सुनकर चौधरी अब्दुल हई और चौधरी खुर्शीद अहमद, इन दोनों की कोई हिम्मत नहीं हुई कि पटेल साहब से आगे क्या कहा जाए। इनके साथ जो हिम्मत खां था ये सीधा साधा मेव था। इसको पटेल के जवाब को सुनकर गुस्सा आ गया। इसने पटेल को अपनी मेवाती भाषा में जोर से कहा, ओ सुन मराठा, हम वो मेव हैं जो तुम्हारे दादाजी को छुड़ा कर लेकर आए थे औरंगजेब की जेल से। तुम आज हमें पाकिस्तान भेजने की बात कह रहे हो। आज तो हमारा वक्त खराब है, आज हमें वो भी मार रहे हैं जो कभी हमारी मजदूरी किया करते थे। तुम भी भेज दो हमें पाकिस्तान, मगर आप ये बात कान खोलकर सुन लो कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे चाहे हमारी जान चली जाए। हिम्मत खां की बात सुनकर पटेल ने इन तीनों को देखा और अंदर चले गए जहां से पटेल इन तीनों को दिख रहा था। इन तीनों ने देखा कि पटेल ने अंदर जाकर फोन किया। फोन पे बात करता देख चौधरी अब्दुल हई गुस्से में आ गया। हिम्मत खां से गुस्से में आकर बोला कि तुमने हमें मरवा दिया है, अब तीनों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। तभी अंदर से एक शख्स चाय और नमकीन लेकर आए। उसको देखकर हिम्मत खां बोला, सुरा की चाय तो पियो, फिर जो होगी देखी जाएगी। फिर इन तीनों ने चाय पी, लेकिन तीनों की नजरें उसी खिड़की पर थी जहां से इन्हें सरदार पटेल दिखाई दे रहा था। ये तीनों सोच रहे थे कि पुलिस आने ही वाली है। तभी अंदर से सरदार पटेल बाहर आए। इनसे कहा कि जाओ। ये तीनों ये बोल करके जान बची तो लाखों पाए, जल्दी से वहाँ से वापस भागे। जामा मस्जिद पहुँचे, अपनी साइकिल उठाई। जब ये लोग भोंडसी के पास ही थे कि सेना के ट्रकों ने इन्हें ओवरटेक किया। अब्दुल हई को जब शक हुआ तो इसने एक ट्रक को रुका कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसमें बैठे एक अफसर ने जवाब दिया, हम मद्रास रेजिमेंट के सिपाही हैं, मेवात जा रहे हैं, सिविल बटालियन से चार्ज लेकर वहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। ये सुनकर इन तीनों ने सरदार पटेल का शुक्र अदा किया। मेवात ने पूरे तरीके से शांति कायम करने के लिए जैसे पटेल साहब ने सेना भेजी थी, इस तरह की सेना की और जरूरत थी। फिर चौधरी अशरफ ने ये समस्या सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी पीसी जोशी को बताई और जोशी ने कहा कि इस मामले में गांधी जी आपकी मदद कर सकता है। इसके बाद चौधरी सैयद मुतलबी और चौधरी अब्दुल हई मौलाना आजाद से मिलने के लिए गए तो मौलाना ने इन्हें गांधी से मिलने का इंतजाम कर दिया और कहा कि सब कुछ ठीक ठीक बता देना और मैं देख लूंगा। फिर ये लोग गांधी से मिलने के लिए 20 दिसंबर 1947 को 50 या 60 मेव चौधरी थे, जिनमें खान बहादुर सरदार मोहम्मद खां भी शामिल था। फिर ये लोग गांधी से मिलने के लिए
उनके वहां पहुंचे तो यहाँ चौधरी अब्दुल हई ने 8 या 10 लाख म्यू लोगों की तरफ से गांधी जी को बताया कि म्यू कौम भारत की प्राचीन कौम है। म्यू का पाकिस्तान से कोई सामाजिक और जाति संबंध नहीं है। वो हमेशा अपने आसपास रहने वाले हिंदुओं के साथ जिए और मरे हैं। म्यूओं की पाकिस्तान जाने की कोई इच्छा नहीं है और इस दंगे में बहुत सारे म्यूओं की जाने गई हैं। मेवात इलाके में म्यूओं को पाकिस्तान जाने से रोको और मेवात की सुरक्षा का इंतजाम भी करो। तब 20 सितंबर को गांधी जी ने कहा कि मैं भी ऐसे ही लोगों के साथ मरना पसंद करूंगा और कहा कि मैं कभी मेवात जरूर आऊंगा। मेवात आने की ये बात गांधी जी ने 20 सितंबर को कही थी। फिर गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि मेवात की हिफाजत की जिम्मेदारी लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल से मशवरा लेकर मेवात की सुरक्षा को लेकर मंदरासी सेना भेज दी और मेवात में सरकार की तरफ से शांति का माहौल हो गया। कुछ लालची हुक्मरानों की वजह से हिंदू और मुसलमान लोगों के बीच हुई दूरी को प्यार में बदलने के लिए जरूरत थी एक महापंचायत की। फिर एक पंचायत की गई। ये पंचायत मेवात के कोट गांव में हुई। इसमें म्यू के जो चौधरी थे वो थे चौधरी काले खां जो बिछोर का रहने वाला था और चौधरी इमाम खां ये आली म्यू के रहने वाले थे। चौधरी अब्दुल हई जो घुडावली का रहने वाला था। खान बहादुर सरदार मोहम्मद खां जो बीमा के निवासी थे और चौधरी सफात खां जो सिरोली के रहने वाले थे। ऐसे ही म्यूओं के और चौधरी भी थे जो इस पंचायत में आए और जटियात लोगों की तरफ से जो चौधरी थे जिनमें चौधरी राजेंद्र सिंह, चौधरी राधेलाल चौधरी, लच्छी जाट थे। ऐसे ही जटियातों के और चौधरी भी थे जो इस पंचायत में शामिल हुए। इस पंचायत में वो लोग भी थे जिन्होंने म्यूओं को भगाने की कोशिश की और इसमें वो लोग भी थे जिनके परिवार वाले इस दंगे में मारे गए। इस पंचायत में म्यू और जाटों के चौधरियों ने दोनों तरफ से गिला शिकवा करते हुए कहा कि जो भी गलती हुई है हमें उसका पछतावा है। हम सत्ता के कुछ लालची लोगों के फिरके में आ गए। इस सब के लिए हम माफी चाहते हैं। ये सब भूल कर तुम और हम एक छत्री होने की वजह से हम आज भी ऐसा रहना चाहते हैं जैसे हम हजारों साल पहले एक भाई की तरह रहते थे। इस पंचायत में माफी साफी होने के बाद ये फैसला हुआ कि हिंदू और मुसलमान लोग भाई बनकर रहेंगे, चाहे वो लोग हिंदुस्तान में रहे या फिर पाकिस्तान में। इस पंचायत के बाद मेवात में बिल्कुल शांति का माहौल हो गया। भरतपुर और अलवर के म्यू फिर भी डरे हुए थे। अब म्यू लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि हिंदुस्तान में रहें या फिर पाकिस्तान चले जाएं। सभी म्यू पाकिस्तान जाना चाहते थे और इन म्यू के जो चौधरी थे वो इन्हें रोकना चाहते थे और म्यू के साथ जो हुआ था उसको लेकर ये रुकना नहीं चाहते थे। इनको यकीन ही नहीं था कि अगर हम रुके तो हमें चैन सुकून से रहने दिया जाएगा। जिस तरह म्यू को रोकने की कोशिश की जा रही थी उसको लेकर म्यू चौधरी खान बहादुर सरदार मोहम्मद खां इसको एक सोची समझी चाल बताता है। खान बहादुर सरदार इसीलिए नाराज थे कि ये एक चाल है जिसमें म्यू की ताकत को कमजोर किया जा रहा है। खान बहादुर ने कहा कि या तो इन म्यू को मेवात में ही रहने दो या फिर इन सब को पाकिस्तान जाने दो। बहादुर सरदार के हिसाब से म्यू के लिए पाकिस्तान अच्छा था। म्यू लोग पाकिस्तान जाने के लिए तैयार थे। म्यू को इस बात की भी टेंशन थी कि अगर यहाँ रहेंगे तो शुद्धि कर दिए जाओगे। भरतपुर और अलवर के कुछ म्यू लोग पहले ही पाकिस्तान जा चुके। खान बहादुर साहब ने म्यू को अक्टूबर के आखिरी दिनों में पाकिस्तान ले जाना शुरू कर दिया। खान बहादुर साहब जो पंचायत कोर्ट में हुई थी ना उसके फैसले से खुश थे और ना ये गांधी के लिए गए फैसले को राजी थे। जो लोग सोना के कैंप में रुके हुए थे वो पाकिस्तान जाने के लिए पैदल हुमायूं के मकबरे में आए, जहाँ से उन्हें ट्रेन में या पैदल काफिले बनाकर पाकिस्तान भेजना शुरू कर दिया। म्यू को पाकिस्तान भेजने का जो प्लान था वो ये था कि इन सभी म्यू को 22 नवंबर 1947 तक पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। इन म्यू का पहला काफिला 3 नवंबर 1947 को रवाना कर दिया। दूसरा काफिला 10 नवंबर 1947 को भेजा गया और तीसरा काफिला 14 नवंबर 1947 को भेजना था। इसको रुकवा दिया कि कुछ सोचो समझो फिर इन लोगों को पाकिस्तान भेजो। काफिले बना बनाकर हजारों की संख्या में जा रहे म्यू लोगों को रोकने के लिए चौधरी अब्दुल हई ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया। म्यू को यकीन दिलाने के लिए चौधरी यासीन जो रहना के रहने वाले थे और चौधरी कुर्शीद जो धौज के रहने वाले थे, इन दोनों चौधरियों का म्यू के बीच होना बहुत जरूरी था। लेकिन इन दोनों की गिरफ्तारी का वारंट निकला हुआ था। म्यू का एक अच्छा और समझदार लीडर होने की वजह से चौधरी अब्दुल हई जो था इसकी गांधी जी से अच्छी जान पहचान हो गई थी। इसको गांधी जी से कभी भी और किसी भी टाइम मिलने की इजाजत थी। फिर चौधरी अब्दुल हई म्यू को रोकने के लिए इन दोनों चौधरियों का
सुरक्षा वारंट लेकर आया। सुरक्षा वारंट लेने के बाद अब इन दोनों चौधरियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। फिर 16 नवंबर 1947 को चौधरी अब्दुल हई कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, इसी रिस्क को लेकर एक जीप में चौधरी यासीन मेव और चौधरी खुर्शीद इन दोनों को बिठाकर ध्वज के रास्ते सोने के ट्रांजिट कैंप में जा पहुंचे, जहां मेवात के सभी मेव पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे थे। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसके बारे में इतनी अफवाहें उड़ी हुई थी वो चौधरी अचानक लोगों के बीच में आ जाता है। जिसके बारे में ये अफवाह थी कि उसका कत्ल कर दिया गया है या फिर उसे जेल में डाल दिया है या फिर वो पाकिस्तान चला गया है। काफी सारे शोर शराबे के बाद चौधरी यासीन ने मेव लोगों को ये यकीन दिलाया कि उन्हें मेवात में रहने के लिए गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान जाने से रोक रहे हैं। अब्दुल हई की इतनी कोशिश करने के बाद भी ये काफिला जो 14 नवंबर 1947 को जाना था, आखिरकार वो काफिला 17 नवंबर 1947 को रवाना कर दिया। मेवों का आखिरी जो काफिला जो पाकिस्तान गया था वो 25 नवंबर 1947 को गया। इसके बाद मेवों को पाकिस्तान जाने पर रोक लगा दी गई, लेकिन फिर भी मेव 10 या 15 लोगों का ग्रुप बनाकर पाकिस्तान जाते रहे। और जो मेव सोना और भोंसी के कैंप में जो मेव जमा हुए थे वो लोग अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं थे। इन्हें घर भेजने के लिए गांधी जी को बुलाना पड़ा, जो पहले ही मेवात में आने के लिए राजी था। फिर 19 दिसंबर 1947 को गांधी जी को घासेडा गांव में बुलाया, जहां उसे देखने के लिए हजारों की संख्या में जब इसमें गांधी जी आया तो उसने कहा कि किसी को जबरदस्ती पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। जो लोग पाकिस्तान चले गए उन्हें पाकिस्तान में ही रहने दो। तब गांधी जी ने यह भी कहा कि आप लोग मत जाओ, आप हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हो, क्योंकि मेव कौम लड़ने में पहले से ही माहिर थी। गांधी जी की बातों को सुनकर तब लोगों ने पाकिस्तान जाना बंद किया, लेकिन खान बहादुर सरदार मोहम्मद खान फरवरी 1948 में 5000 मेवों को जाते जाते पाकिस्तान ले गया और खुद भी पाकिस्तान चला गया। जब मेवों ने पाकिस्तान जाना बिल्कुल बंद कर दिया तो तब मेव चौधरियों के पास सबसे बड़ी जो समस्या आई थी वो ये थी कि मेवों को उनके घरों में बसाना। जो मेव अपने घरों को छोड़कर आए थे उनके घरों पर कब्जा हो गया था, उनका घर दिलाना। इन उजड़े हुए मेवों को बसाने का काम लगभग 5 साल तक चलता रहा, क्योंकि जो मेव पाकिस्तान चले गए थे उनमें से कुछ लोग वापस हिंदुस्तान आए। 1949 में राजस्थान की रिव्यू मीटिंग में बताया कि 76,000 मेवों को बसा दिया है और 15,000 मेव लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को छोड़कर वापस हिंदुस्तान आ गए हैं और ये लोग अपनी असली जमीनों की मांग कर रहे हैं। इन लोगों की कुछ जमीनों पर कब्जा हो चुका था, इन्हें वापसी आए हुए लोगों को भी बसाया गया, इनको जमीन वापस दी गई। किसी को भी अच्छी फसलें वाली जमीन नहीं मिली, इनको खराब फसलें वाली जमीन दी गई। जिनके घर दंगे में जल गए या किसी ने कब्जा कर लिया वो लोग अपनी जमीन को लेकर खेतों में झुग्गी बनाकर रहने लगे। अलवर में लगभग 17,000 मेवों को हिंदू बना दिया गया। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद इन मेवों को फिर से इस्लाम धर्म में लाया गया। भरतपुर में 300 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया और अपना सर का मुंडन कराकर सर पर चोटी रख ली। इस दंगे में मेवों को जो जमीनी नुकसान हुआ था, जब अलवर के मेवों को बसाया गया तो अलवर की सरकार ने बताया कि मेवों को 1,26,800 बीघा जमीन दे दी गई है, लेकिन ये सब झूठ निकला। जब सरकारी कागजों में देखा गया तो मेवों ने 2,71,000 एकड़ भूमि को छोड़ा और उन्हें 80,000 एकड़ जमीन ही वापस दी गई। और जो मेवों के घर जले और जो जाने गई और जो माल लुटा था उसका तो कोई हिसाब ही नहीं हुआ था। तो ये थे मेवात के वो हालात जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था। बने रहिए हमारे साथ, मैं बताऊंगा आपको मेवात के उस इतिहास या ऐसी घटना के बारे में जिसको अब हम भूलते जा रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ।